गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का घास का ठंडा ससुराल। हे भगवान, ये बर्तनों में लगी जूठन गर्मी में कैसे सूख गई है। इतनी देर से जूने से रगड़ रही हूँ, फिर भी नहीं छूट रहा। कुसुम, अगर आज से तुमने रात को बर्तन में पानी डालकर नहीं छोड़ा तो कल से मैं नहीं मांजने वाली। अब बस भी करो बबीता, इतनी देर से बाल की खाल निकाले जा रही हो। अरे इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है कि आधे घंटे में तर तर गीले कपड़े सूख कर कांटा हो जा रहे हैं, तो बर्तन तो सूखेंगे ना। हटो, मैं धो लूंगी। दोनों बहुएं चिलचिलाती गर्मी में चापाकल के आगे बैठी हुई बर्तनों को धो रही थी। वहीं टप टप पसीने में भीगी सुरेखा चूल्हे में से राख निकाल रही थी। हे भगवान, रात भर में भी ये चूल्हे की राख अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। अभी भी इसमें आग बाकी बची है। जेठानी जी, गर्मी भी तो इतनी दबा के पड़ रही है। जब गर्मी से मकान के अंदर आग फेंक रहा है तो ये तो चूल्हा है। आशा, जल्दी से मुझे ये बताओ कि चूल्हे में से इतनी गर्म राख कैसे निकालूं। चूल्हा लीप कर रोटी पानी भी बनाना है, क्योंकि आधे पौने घंटे में हमारे पति भी खाना पीना खाकर काम पर जाएंगे। तभी आशा का जुगाड़ दिमाग चलता है। जल उठा बल्बुआ। जेठानी जी, ऐसा कीजिए, चापाकल से ठंडा ठंडा पानी चलाकर राख में डाल दीजिए। देखना तुरंत ठंडी हो जाएगी, फिर निकाल देना। अरे वाह मेरी प्यारी देवरानी, क्या धांसू जुगाड़ लगाया तुमने तो। सुरेखा चूल्हे के पास से उठकर बरमे से पानी चलाकर लाती है और राख पर छिड़क देती है और राख साफ करके चूल्हा लीपती है। तभी पसीने में नहाई पार्वती मकान के बाहर आती है। हे भगवान जी, इस गर्मी ने तो दम निकाल के रख दिया। मकान के अंदर तो इतना घमस हो रखा कि दम घुट रहा है। कम से कम आंगन में तो थोड़ी ठंडक है। आशा बहू, तुझसे अभी तक आंगन में झाड़ू बहारू तक नहीं लगा। अरे जल्दी से खाट बिछा। माँ जी, समय तो लगेगा ना। झाड़ू भी तो छोटी सी हो गई है कि आंगन जल्दी से साफ सुथरा नहीं होता। ऊपर से इतनी धूल भरी लू चलती है कि आंगन पूरा रेत रेत हो जाता है। माँ जी, लाला के यहाँ से एक फूल झाड़ू मंगवा दीजिए। अरे बहू, जब इस झाड़ू से काम निकल रहा है तो फिजूल खर्ची करवाना जरूरी है क्या? लाला एक फूल झाड़ू 70 से 80 रुपए की बेच रहा है और इतने में 2 टाइम का आटा चावल आ जाएगा। अभी ये झाड़ू 2-4 महीने और चलेगा। पार्वती के झाड़ू खरीद कर मंगाने पर आनाकानी करते देख आशा भड़क जाती है। हे भगवान, ये सासू माँ तो बनिया से भी ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है। इनका बस चले तो दूध में से मक्खी निकाल कर पी जाए। घर की जरूरत की चीज भी इनसे मंगवाया नहीं जाता है। देवरानी जी, ऐसे गुस्सा मत करो, दिमाग ठंडा रखा करो। हाँ, झाड़ू तो मुझे माना होता है। मुझे पता है, इतने पिद्दे से झाड़ू से आंगन में झाड़ू लगाते लगाते मेरी कमर का चुंबन निकल जाता है। इस झाड़ू का तो कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कुछ ही देर में अनीता सुरेखा खुले आंगन में चूल्हा लगाकर रोटी सब्जी बनाने में जुट जाती हैं। सुरेखा, ये क्या, चूल्हे में एक एक उपले झोंक रही हो? इकट्ठे 3-4 उपले लगा दो ताकि चूल्हे की आंच अच्छी बनी रहेगी, तो सब्जी जल्दी हो जाएगी और रोटी भी बनानी है। जेठानी जी, क्या करूं, उपले खत्म हो गए हैं। लगता है आज रोटी सूखे धूप घास पर बनानी पड़ेगी। खाना बनाने के बीच में ही उपले खत्म हो जाने के चलते सुरेखा किसी तरह जुगाड़ लगाती है और जैसे ही वह चूल्हे में सूखी घास लगाती है तो चूल्हे में अच्छी आंच पकड़ लेती है। अरे वाह, इस सूखी घास की आंच तो उपले और लकड़ी से भी ज्यादा तेज लहक रही है। चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी रोटी बन जाएगी तो इस चूल्हे के आगे गर्मी में बैठने से छुटकारा मिलेगा। हाँ सही, वैसे भी घरेलू काम जल्दी निपटाकर नदी पर कपड़े धोने भी तो चलना है। सर्फ में कपड़े भिगोए हैं, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन टूटी में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। इस मामले में मुझे सर्दी का मौसम ठीक लगता है। कम से कम सप्लाई का पानी 24 घंटे तो आता है। सच में गर्मी में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है। ऊपर से टूटी में पानी आता भी है तो कौन सा हम उसे पी पाते हैं। कितना खारा पानी आता है। मीठा पानी भरने के लिए तो हमें नदी पर जाना ही पड़ता है। थोड़ी देर में 5 बहू खाना बनाकर सबको रोटी सब्जी का नाश्ता करवाती हैं। तब बच्चों को स्कूल और पतियों को काम पर भेजकर एक गहरी सांस लेती हैं। शुक्र है सबको खिलाने पिलाने से तो छुट्टी मिली। अब बिना देरी किए नदी पर चलते, वरना चिलचिलाती धूप छा जाएगी तो गरम गरम लू खाते हुए जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए सुरेखा सर्फ में भिगोए कपड़ों के दोनों बाल्टी उठा लेती है। वहीं आशा कुसुम दोनों 2-2 मटके हाथ और सर पर उठा लेते हैं और बबीता लकड़ी चुनने के लिए बांस की बड़ी सी टोकरी सर पर ले लेती है। अच्छा माँ जी, हम 5 नदी पर जा रहे हैं। कपड़े धोकर नहाकर जल्दी आ जाएंगे। बहू, 5 सर पर साड़ी से पल्लू कर लेना। एकदम तीखी मिर्च जितनी धूप निकली है। माँ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम सही से जाएंगे। बहू, आते टाइम याद से ठंडा ठंडा पानी भर कर ले आना। 5 गरीब जुगाड़ू बहू चुभती जलती गर्मी में जंगल जाने लगती हैं तो उनके कच्चे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था
पांचों के पति पढ़े लिखे ना होने के कारण दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जिसमें पांचों को एक साथ कभी काम नहीं मिलता था। अगर 2 को काम मिलता तो 3 को खाली बैठना पड़ता है। थोड़ी सी आमदनी में पांचों को गरीबी में रसोई का खर्चा भी हाथ खींच कर चलाना पड़ता है। वहीं घर भी काफी पुरानी जड़ की बनी होने के चलते गर्मी में तपता रहता था। आज का मौसम तो कल से भी ज्यादा गरम गरम हो रखा है। ऊपर से जमीन भी ज्वालामुखी जितनी खौल रही है। चप्पल में भी मेरे तो पैर जलने को हो रहे हैं। बस देवरानी जी, बस आ ही गए। देखो बाहर की जमीन में भी कितनी अच्छी हरी भरी घास उगी हुई है। देखते देखते बाहर की तपती जमीन को पार करके पांचों जंगल के अंदर पहुंचती हैं, जहां काफी ठंडक भरा वातावरण था। पेड़ की शाखों पत्तियों से झरझर हवा लग रही थी। पूरी जमीन पर हरी भरी दूब घास हवा लगने से लहलहा रही थी। जहां कुछ घुमक्कड़ गाय अपने बछड़ों के साथ घास पर बैठी ठंडक ले रही होती हैं, वहीं कुछ गिलहरियां घास पर इधर से उधर उछल कूद मचा रही होती हैं और छोटी छोटी गौरैया चिड़िया चू चू करते हुए घास में से दाने चुग रही होती हैं। इतनी छोटी छोटी गौरैया चिड़िया की चहचहाहट बिल्कुल कोयल जितनी मीठी मीठी लगती है। सही कहा देवरानी जी, जंगल की रौनक तो पेड़ पौधे, इन हरी हरी घास और पक्षियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज से लगता है। वैसे इतनी भीषण गर्मी में भी जंगल के अंदर कितनी हरी भरी घास पनप रखी है ना। जमीन के अंदर मुझे तो ये घास देख देख कर लालच सा आ रहा है। जेठानी जी कहो तो कुछ घास आपके लिए तोड़कर घर ले चलती हूँ, चटनी पीस कर खिला दूंगी। अरे अब सारा समय बातचीत करने में ही गंवाना है क्या? देखो तो कितने सूखे सूखे लकड़ी और पत्ते गिरे हुए। चलो जल्दी से इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तुम चारों लकड़ी चुनकर नदी पर आ जाना, मैं जाकर तब तक कपड़े धो लेती हूँ। बबीता नदी किनारे जाकर कपड़े धोने लगती है। नदी का पानी एकदम साफ स्वच्छ हीरे की तरह चमचमा रहा था। वहीं बाकी की चारों जुगाड़ू बहू घने जंगल में घास पर गिरे सूखे सूखे पत्ते को बटोरने लगती हैं। तभी आम के पेड़ पर से पत्तों के ढेर पर पके पके आम चूके गिरते हैं, जिसे देख कुसुम बहुत खुश होती है। अरे वाह जेठानी जी, देखिए मुझे क्या मिला, आम। अरे वाह, देखने में तो बड़े ही रसीले मीठे से लग रहे हैं ये आम। पर ये आम आया कहाँ से? ये तो वही मिसाल हो गई, आसमान से टपका खजूर परट का। जेठानी जी ऊपर देखिए, पेड़ पर कितने कच्चे आम पके आम लदे पड़े हैं। कोयल ने काट कर गिराया है आम। हाँ, मगर 2-4 आम और ज्यादा टपक जाते तो पूरे परिवार के खाने का जुगाड़ हो जाता। आज तो वैसे भी जब से गर्मी का मौसम लगा है, हमारे परिवार में एक बार भी आम खरीद कर नहीं आया। सुरेखा, बाजार में आम का दाम भी तो गर्मी के चलते सोने के भाव बिक रहा है। तुम्हें तो पता है हमारे पतियों की आमदनी कितनी थोड़ी है कि बस उसमें 2 टाइम की रोटी का खर्चा ही चल पाता है। हमारे नसीब में तो गर्मी के फल खाना भी नहीं लिखा है। चारों जुगाड़ू बहू दोबारा से सूखे पत्तों को बटोरने लगती हैं। तभी कुसुम को घास में थोड़ा आगे बढ़ने पर 2-4 बथुआ का साग लगा हुआ दिखता है। इस मौसम में बथुआ कैसे उग रखा है? सुरेखा, अनीता जेठानी जी, जल्दी से इधर आओ। कुसुम, अब क्या हो गया? तुम लकड़ी चुनना छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? जेठानी जी, मुझे लकड़ी से भी बेशकीमती चीज मिली है। ये देखिए, इस गर्मी के मौसम में भी बथुए का साग उगा हुआ। आपको पता है साग की तासीर कितनी ठंडी होती है। गर्मी में साग खाना शरीर को काफी फायदा करता है। मैं जल्दी से इन बथुए को तोड़ लेती हूँ, फिर घर चलकर चटपटा सा साग चावल बनाएंगे। तभी अनीता घास में उगे उस साग की परख करते हुए बोलती है, देवरानी जी, ये बथुए का साग नहीं है बल्कि बन बथुआ है, जो कि किसी भी मौसम में उग जाता है। इसे खाया नहीं जाता। पर जेठानी जी, देखने में तो बिल्कुल बथुआ का साग लग रहा है। कुसुम, ऐसी कई जंगली सब्जी उगती हैं जो देखने में बिल्कुल साधारण खाई जाने वाली सब्जियों की जैसी लगती हैं, लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता। उनमें से कई जहरीली भी होती हैं। थोड़ी देर में ईंधन इकट्ठा करके पांचों नदी पर कपड़े धोना नहाना करती हैं, जहां नदी किनारे उगी हरी हरी ऊंची ऊंची घास लहलहा रही थी। इस नदी का पानी गर्मी में भी एकदम ठंडा ठंडा रहता। अब जाकर मन में थोड़ी ठंडक पड़ी, वरना एक दिन भी गर्मी में बिना नहाए शरीर चिपचिप करने लगता है। जरा इस नदी किनारे उगी घास को देखो, कितनी हरी भरी है। इसे काट कर घर ले चलते हैं। पर इस हरी घास का हम करेंगे क्या? फालतू में बोझा ढोकर ले जाएंगे। जेठानी जी, आपने सुबह देखा नहीं था? सुबह धूप की घास से कितनी धाएं धाएं आंच लहक रही थी। धूप में सूखने को डाल देंगे, आंच जोड़ने का जुगाड़ तो हो जाएगा। क्या बात है जेठानी जी, क्या 5G जुगाड़ू दिमाग पाया है आपने। तब पांचों मिलजुल कर नदी किनारे की उन सारी घास को काट कर एक बड़ा सा बोझा बनाती हैं और अब पांचों जंगल और नदी से काम खत्म करके अपने कच्चे से खांचे में वापस आ जाती हैं। कुसुम घास पर ही पानी का भरा हुआ मटका रख देती है।
इस गर्मी ने तो निचोड़ कर रख दिया। पानी का मटका लाते लाते मैं तो गर्मी में जल गई। अच्छा किया जो घास का बोझा मैंने अपने सर पर रख लिया था। बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडी थी घास, वरना तुम्हारी तरह मुझको भी तर तर पसीना चूरा होता। अरे बड़ी बहू, जरा मटके का ठंडा पानी तो पिला दे, बड़ी देर की प्यास लगी हुई है। जी पापा जी, इस मटके का पानी पीने में कहाँ ठंडा लगता है, ऊपर से इतनी आग, बरसाती गर्मी में मटका भरकर लाए हैं, पानी भी गुनगुना हो गया होगा। गर्मी से परेशान भाव से अनीता जैसे ही मटके के अंदर से पानी निकालती है तो पानी बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो चुका था और ग्लास की सतह पर बर्फ जितना सफेदपन देख वो आंखें जमा कर देखती है। ये क्या भला है, इतने दिन से तो मटके का पानी कभी ठंडा नहीं रहता था, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? मटके का पानी इतना चिल्ड कैसे है? तभी बबीता मटके को घास पर रखा देखकर जुगाड़ू दिमाग लगाती है। अनीता भाभी, घड़े का पानी बर्फ जितना ठंडा इस ठंडी ठंडी घास की वजह से हुआ है, क्योंकि मटके की सतह घास पर रखी है और घास में नमी पानी होती है, वही मटके की सतह ने सोख लिया होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। क्यों ना हम अपने घर के चारों तरफ इस ठंडी ठंडी घास को लगा दें, तो हमारे परिवार वालों को 24 घंटे फ्रिज जितना ठंडा पानी पीने को तो मिलेगा। अनीता का ये जुगाड़ विचार बाकी चारों बहू और सास ससुर को भी काफी ज्यादा जचता है, जिससे वह घर में इस्तेमाल होने वाले चारों मटकों पर अच्छी तरह से घास लगा देती है। कुछ ही देर में दोपहर में रोटी खाने के लिए पांचों के पति खाना खाने घर आते हैं और बच्चे भी आ जाते हैं। मम्मी मम्मी हम घर आ गए, फटाफट से खाना दे दो प्लीज। पहले हाथ मुंह धो लो, पसीने में से आए हो ना। हम 5 भाइयों का भी खाना डालकर जल्दी से दे दो, 2 रोटी खाकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। जी जी, कुसुम तुम दरी डाल दो, मैं खाना लगाती हूँ। कुसुम जमीन पर ऊनी दरी बिछा देती है जो कई जगह से उधड़ रखी थी। सब दरी में बैठ के खाना खाते हैं। गर्मी के चलते दरी इतनी दमक रही होती है कि सब पसीने से लथपथ हो चुके थे। मम्मी पंखा तो कर दो, पसीने आ रहे मुझको। हाँ करती हूँ बेटा। अनीता पंखा करने लगती है, तभी राकेश एकदम से पिनक जाता है। भाभी ये क्या, एकदम हल्के हल्के हाथ से पंखा कर रही हो, पसीना भी नहीं सूख रहा है, इससे बढ़िया तो रहने दीजिए। अनीता सहम कर पंखा तेज तेज करने लगती है, तभी एकदम से हाथ पंखे की डंडी निकल जाती है। तोड़ दिया पंखा। अरे तुम पांचों को बस चीज खराब करना आता है, जोड़ना तो आता नहीं है कुछ भी। गर्मी शुरू हुए 2 महीना हो गया, लेकिन अभी भी इस गर्म दरी के बिस्तर पर ही सुला रही हो। ये नहीं कि घर में इतने सूती कपड़े के कतरन पड़े हैं तो उसका नया बिस्तर सिल दो, ताकि थोड़ी ठंडक में नींद आ जाए। सोहन, तू क्यों आज बहू पर दाना पानी लेकर शुरू हो रखा है? अरे पूरा दिन बेचारी गर्मी में काम करती है। पांचों चुप लगाकर रोटी खाकर वापस से काम पर चले जाते हैं। तभी मोहल्ले में दरी वाला आता है। दरी बनवा लो, दरी, पुराने कपड़े, चादर, फटे चादर की दरी बनवा लो, आ जाओ दरी बनवा लो। तभी पड़ोसन दरी वाले को नई नई डिजाइन की चादर कालीन लाया देखकर खरीदने के लिए भीड़ लगा लेती हैं। तभी केतकी एक घास के डिजाइन की कालीन को देखती है। अरे क्या बात है, ये घास के डिजाइन की कालीन तो बड़ी सुंदर लग रही है, कितने में दी भाई साहब? जी 500 का जोड़ा है बहन जी, ले लीजिए। घास के कालीन का इतना महंगा रेट सुनकर पांचों जुगाड़ बहू अपने चौखट के आगे खड़ी खड़ी आंखें जमा कर देखते रह जाती हैं। देख रही हो तुम चारों, ये दरी वाला तो चादर कालीन बेचकर खूब अच्छे नोट छाप रहा है। काश के हमारे पति भी गर्मी में यही काम कर लेते तो अच्छे पैसे कमाते, तो हम भी अपने घर में सजावट का सामान तो ला पाते। और जेठानी जी, इस खंडहर जैसे मकान में कोई सजावट का सामान लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मकान थोड़ा बढ़िया और पक्का हो, सुंदर दिखे, तभी ये सारी चीज लाने का फायदा है। हमारे पड़ोसियों को देखो, कितना शानदार पक्का मकान बना रखा है, और हमारे मकान से तो दिन रात इतनी मिट्टी निकलती कि खाना पीना रहन सहन करना सब दूभर है। हमारे पतियों के लिए मकान पक्का करवाना भी पान पर चूना लगाने जितना मुश्किल है। अब हम पांचों को ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मगर देवरानी जी, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि थोड़े बहुत सीमेंट वगैरह खरीद कर लाकर छत पर पक्की घोल ही चढ़ा दें। तभी नकली घास के कालीन को देखकर बबीता आशा का जुगाड़ू दिमाग चल जाता है। भला हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सीमेंट वगैरह खरीद कर खर्च लगाकर अपना पक्का मकान कर सके, लेकिन हम जुगाड़ू बहुएं हैं, क्यों ना हम घास से अपने छत को ढक लें, घर में ठंडक तो बनी रहेगी। बबीता का घास से छत ढकने का जुगाड़ सलाह बाकी चारों बहुओं को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। अब पांचों जुगाड़ू बहुएं जंगल से काफी सारी हरी हरी घास काट कर लाती हैं। तभी कुसुम को एक पेड़ के तने पर कुंदरू की लताएं दिखती हैं, जिसमें कुंदरू लगी थी। जेठानी जी देखिए, ये तो कुंदरू है ना जिसकी सब्जी बनती है।
हाँ, ये तो कुंदरू ही है और कितनी सारी उगी हुई है। इतने में तुम्हारे परिवार के 24 टाइम की सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। और कुंदरू की सब्जी पेट के लिए बहुत ही ठंडी होती है। अब घास के साथ साथ पांचों सारी कुंदरू तोड़कर अपने घर ले आती हैं और अब दो बहू बबीता अनीता लकड़ी के जीने से छत पर चढ़कर छत को ढकती हैं। अनीता जेठानी जी, संभल कर, तुम्हें पता है ना बीच वाला हिस्सा कितना कच्चा है, तो सावधानी से घास बिछाना। हाँ हाँ ठीक है। दोनों पूरे छत पर मोटी परत की घास बिछा देती हैं और घर के अंदर आती हैं, जहाँ कुछ ही देर में घर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तुम्हारा घर कितना चिल्ड चिल्ड लग रहा है। आज तो बड़े मजे से सोऊंगा मैं। सच में आज तो हमारे भी घर में बिल्कुल एसी जितनी ठंडक बनी हुई है। आखिरकार हमारी मम्मी जुगाड़ू मम्मी है। सच में बहुओं, तुम्हारा ये घास से छत मजबूत करने का जुगाड़ काफी अच्छा था। पूरे घर की घमस उड़न छू हो गई और कितनी ठंडक भी है। आज तो चैन की नींद पड़ेगी। रात में जब पांचों के पति घर आते हैं तो उन्हें भी घर में काफी ज्यादा ठंडक महसूस होता है। क्या बात है, आज तो घर के अंदर काफी ठंडक है। बाकी दिन तो घर में घुसने के साथ भट्टे जितना आग फेंकता था। बेटा, ये तुम पांचों की पत्नियों का जुगाड़पन है, जिससे घर में थोड़ी गर्मी से इतनी राहत और ठंडकपन है। आप पांचों हमें माफ कर दीजिएगा। गर्मी से परेशान होकर हम आपके साथ बुरी तरह से पेश आए। कोई बात नहीं जी, जो हुआ उसे जाने दीजिए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए। पांचों जुगाड़ू बहुएं कुछ ही देर में चटाई बिछाकर खाना लगाती हैं, जिसके बाद सब ठंडक में चैन सुकून की नींद सो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। वहीं गर्म दरी के बिस्तर पर सोने से सबकी पीठ में दाने निकल जाते हैं। मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, पीठ में जलन हो रही है। मुझको भी पीठ में खुजली हो रही है। तुम दोनों सुबह से पीठ में खुजली क्यों कर रहे हो? दिखाना जरा पीठ। सुरेखा जैसे ही दोनों की पीठ देखती है तो पूरी पीठ में लाल लाल दाने भरे हुए थे, जिसमें से खून निकलते देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हे भगवान, बच्चों को कितने दाने निकल गए, ये तो जलन कर रही है। बहू, ये दाने गर्मी में दरी पर सोने के चलते निकला है। घर में बिछौने की भी तो कमी है। इतने पैसे भी नहीं है कि कॉटन का बिस्तर खरीद सके। मम्मी, आपने तो घास से कितना कुछ बनाया। हमारे लिए घास से ही ठंडा ठंडा बिस्तर भी बना दो ना। सपना की घास से बिस्तर बनाने की बात से पांचों बहुओं का जुगाड़ू दिमाग चलता है और इस बार वो घास से बिस्तर बनाने के लिए काफी सारी घास जंगल से लेकर आती हैं, जिसे इस बार वो घास से बहुत ही नरम नरम सा बिस्तर बनाती हैं। मम्मी, ये बिस्तर तो कितना नरम मुलायम है। आज से हम भी ठंडे ठंडे बिस्तर पर सोएंगे। हमारे लिए घास के कपड़े भी बना दो ना। कुसुम, तुम्हें सिलाई करनी तो आती है ना, बच्चों के लिए घास के कपड़े बना दोगी? कॉटन के कपड़े तो गर्मी में कितने महंगे आते हैं, उसे हम खरीद नहीं सकते। क्यों नहीं, मैं बच्चों के लिए घास के कपड़े बना दूंगी। वैसे भी ये घास एकदम मुलायम है, बच्चों को चुभेगी भी नहीं। अब कुसुम हाथ सिलाई मशीन निकाल कर उसे साफ करती है और घास के कपड़े बनाती है, जिसे पहनकर बच्चों को बहुत ठंडक महसूस होती है। वहीं वो सास और बाकी बहू के लिए घास की ठंडी ठंडी साड़ी बनाती है और इसी तरह से जुगाड़ लगाकर घास, मिट्टी, गोबर से अलग से रसोई बनाती है और घर की दीवारों को भी गोबर मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर उन पर ठंडी घास चिपकाती है, जिससे अब पांचों जुगाड़ू बहुओं का घास का ठंडा ठंडा घर और रसोई बन जाती है, जहां अब सब आराम से रहन सहन करती हैं।